हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोटबुक एडुकेयर पर। मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर की वीडियो। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 को कवर किया था जिसमें 35 सवाल थे। आज भी हम 35 सवाल लेकर आए हैं, लेकिन इन 35 सवालों के जरिए हम और भी कई सारे सवालों को जानेंगे। बीच बीच में आपको मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत बेहतर, और जो बच्चे बहुत कम पढ़ पाए हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमने बहुत बारीकी से सवालों को देखा, मतलब इसमें सेट किया है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोटबुक एडुकेयर पर। मैं हूं प्रशांत और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको 35 सवाल हम कराएंगे और सवालों को वैसे सवाल लिए गए हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर जो था वो था पादपों में लैंगिक जीवों में जनन, सॉरी, जीवों में जनन। और ये दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हम केवल पुष्पी पात्र मतलब फूल वाले पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती है और क्या क्या बातें हैं। पहला सवाल है, आंसर देने का तरीका आपको पता है कि कैसे आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आवृत बीजी में लैंगिक जनन के आधार है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने वाले अधिकांश पादप आवृत बीजी में भी मिल जाते हैं। तो इसमें जो लैंगिक जनन होता है इसका क्या आधार है? तो लैंगिक जनन होने के लिए सबसे पहली बात फूल का होना जरूरी है। अगर पुष्प नहीं रहेगा तो लैंगिक जनन कैसे हो पाएगा, युग्मक का निर्माण और मिलन कैसे हो पाएगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सोचिए कि अगर पुष्प नहीं रहेगा, बीज बन ही नहीं पाएगा, फल भी नहीं बनेगा और भ्रूण कोश की तो बात ही नहीं। इसीलिए आवृत बीजी में लैंगिक जनन के जो आधार हैं वो क्या होना चाहिए? पुष्प मतलब फ्लावर यानी कि फूल होना जरूरी है। अगला सवाल, पुष्पों में स्त्री केसर, स्त्री केसर के बारे में आप जानते हैं, ये जयांग का इकाई भाग होता है। तो जयांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन से जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन? स्त्री केसर की बात कर रहा है। तो स्त्री केसर तो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है नर, बिल्कुल नहीं। अगर पुंकेसर रहता तो पुंकेसर नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कह रहा है स्त्री केसर के बारे में। तो स्त्री केसर किसका? मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण भी नहीं करेगा और बीज तो बिल्कुल नहीं। तो स्त्री केसर किसका प्रतिनिधित्व करता है? मादा जनन अंग का। और अगर पुंकेसर रहता तो पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करेगा? नर जनन अंग का। ये एक्सपेक्टेड सवाल है। अगला, परागकण विकसित होते हैं। परागकण जो होते हैं जिसको इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं वो विकसित होते हैं। आपने पॉलन ग्रेन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप कभी जब अड़हुल के फूल को छुइएगा तो आपके हाथों में पीले पीले रंग के कुछ पदार्थ सट जाएंगे और वो पदार्थ पॉलन ग्रेन ही होते हैं, परागकण ही होते हैं। परागकण विकसित होते हैं कहाँ विकसित, मतलब पुष्प के किस भागों में विकसित होते हैं? आपने इस टाइप का संरचना तो देखा ही होगा शायद। इस टाइप का संरचना एनसीईआरटी में आपने देखा होगा। तो इसमें जो ये भाग रहता है चार, ये चार होता है लघु बीजाणुधानी, और इसी के अंदर परागकण विकसित होते हैं। इसी में विकसित होता है परागकोश। ये पूरे परागकोश की संरचना है और इसमें चार लघु बीजाणुधानी होते हैं। कितने? चार लघु बीजाणुधानी, और इसी में बनते हैं परागकण। तो कह रहा है कि परागकण विकसित होते हैं कहाँ? लघु बीजाणुधानी में, गुरु बीजाणुधानी में नहीं। गुरु बीजाणुधानी में बीजांड विकसित होता है। दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
ये ध्यान रखिएगा कि जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष, उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं चारों कॉर्नर पे। अगला, भ्रूण कोष, जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है? पराग नलिका से? नहीं। भ्रूण कोष की उत्पत्ति मादा जनन अंग का भाग है। लघु बीजाणु से? बिल्कुल नहीं, इसमें परागकण का निर्माण होता है। पराग कोष की उत्पत्ति लघु बीजाणुधानी से होता है। गुरु बीजाणु से? बिल्कुल सही। भ्रूण कोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से हो, जिसको मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा होता है, वो किसका काम करता है? तो परागकण जो होता है वो तो नर युग्मक जनन का काम करता है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बीजांड के बारे में कहता तो बीजांड के बारे में तो वो मादा युग्मक जनन का बात करता, लेकिन परागकण की तुलना की गई है तो परागकण क्या होगा? नर युग्मक जनन। दोनों नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? आपने परागकण का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जैसे मान के चलते कि ये परागकण का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर ये परागकण है तो परागकण जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से? 2 लेयर से। सबसे बाहर जो लेयर होता है इसको बोलते हैं एक्जाइन। क्या बोलते हैं? एक्जाइन। या इसको बोलते हैं बाह्य भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य भित्ति। और अंदर वाले को बोलते हैं अंतःभित्ति। बाह्य वाले को बाहरी मतलब बाहर वाले जो भित्ति होते हैं उसको बाह्य भित्ति, अंदर वाले को अंतःभित्ति, एक्जाइन एंटाइन। और बाहर वाले जो भाग होते हैं वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और अंदर वाला जो होता है वो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, मतलब पेक्टोज और सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं पे नहीं रहता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां पे छिद्र बन जाता है, और इसी छिद्र को बोलते हैं जनन छिद्र। इसी को बोलते हैं जनन छिद्र, जिसके बारे में चर्चा किया गया है सवालों में कि जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में। तो स्ट्रक्चर देख के आपको मालूम चल गया होगा कि अंदर वाला कि बाहर वाला, किस भित्ति में? बाहर वाला में। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, बाह्य भित्ति। सवाल पूछा जा सकता है कि बाह्य भित्ति जो होता है, परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, बाह्य चोल भी बोलते हैं उसे, वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका? स्पोरोपोलेनिन का। और आंतरिक भित्ति किसका बना होता है? तो ये बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, मतलब पेक्टोज और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति, अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, परागकण की बाह्य भित्ति किसका बना होता है, किस चीज का बना होता है? तो परागकण की जो बाह्य भित्ति होता है, अभी जस्ट हम समझाए हैं आपको। देखिए, परागकण की बाह्य भित्ति किसके बारे में बात कर रहे थे? स्पोरोपोलेनिन का। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों के मिलने से बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज, और इन्हीं से बनता है आंतरिक भित्ति। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे बाह्य भित्ति किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। अगला सवाल, परागकण में अवनमन के समय, मतलब जिस समय परागकण का अवनमन होता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती है? आपको यह बात ध्यान रखना है कि परागकण का जो अवनमन होता है उस समय अधिकांश टाइम तक 2 और कभी कभी 3। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, लेकिन 3 या 4 की बात कर रहा है, इसमें 1 या 2 की बात कर रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? 2 या 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं? स्त्री केसर जो एक मादा जनन अंग का भाग है, मादा पुष्प के जो मादा जनन अंग होते हैं जिसको बोलते हैं जायांग, उसका यूनिट भाग को बोलते हैं स्त्री केसर। इसको अंग्रेजी में कार्पल बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। तो जो स्त्री केसर होता है इसमें कितने अंग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? आपको हम इमेज से समझा दे रहे हैं। आप देखिए, आपने पढ़ा भी होगा इसे। सबसे ऊपर में होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर में होता है स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं वृत्तिकाग्र। बीच में होता है स्टाइल जिसको बोलते हैं ओवरी वृत्तिका, और सबसे नीचे होता है ओवरी।
स्टाइल और ओवरी। कितने भाग हो गए? 3। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। जो परागकण होते हैं वो इसी वृत्तिकाग्र पर आते हैं, और तो इस घटना को निषेचन कहा जाता है। ध्यान रखना है कि स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं? 3। पुंकेसर में पूछेगा तो पुंकेसर में भी 3 अंग ही होते हैं। अगला सवाल, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है? कितनी सेल्स? परिपक्व भ्रूणकोश मतलब परिपक्व विजांड की बात कर रहा है। हम आपको इमेज के द्वारा समझा देते हैं। देखिए, एक परिपक्व विजांड में 3 प्रकार की सेल नॉर्मली मिलती है। सबसे नीचे की तरफ 3 सेल होती है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। बीच में आप ध्यान रखिए, उसको हम केंद्रक बना रहे हैं, बीच में केंद्रक। ये 3 कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, हिंदी में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ऊपर में 2 होती है सिनर्जीड सेल और एक होता है एग सेल। ये एग सेल है, ये क्या है? एग सेल। और बीच में होता है द्वितीयक केंद्रक कोशिकाएं, मतलब ये कोशिका है एक। आप देखिए, इसके जो बीच का पदार्थ है वो आपस में मिला हुआ है। केंद्रक 2 नजर आ रहा है लेकिन कोशिकाएं हैं एक, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक कोशिकाएं। तो कितने कोशिकाएं हो गए? 3, एक 4, एक 5 और 2 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। कोशिकाएं की संख्या अगर पूछेगा परिपक्व भ्रूणकोश में तो कोशिका कितने? 7। और यदि केंद्रक पूछा जाए तो केंद्रक कितने होंगे? 8। 3 2 5 1 6 और 6 2 8। तो यहां पे पूछा गया कोशिकाएं कितनी होती है, तो कोशिकाएं कितने? 7। केंद्रक पूछेगा तो केंद्र कितने हो जाएंगे? 8। अगला सवाल देखते हैं, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होती है? अभी जो समझा रहे थे वही सवाल है, कितने केंद्रक होती है? इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप करेंगे। 11 नंबर का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ये दोनों तो होगा नहीं, आपको मैं पहले अवेयर कर देता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई होगा। आप इतना समझदार तो जरूर होंगे कि इसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। अगला सवाल, परागकण कारक होते हैं, परागकण कारक समझिए कि परागन जो होता है वो या तो अपने आप होता है, मतलब स्वपरागन, नहीं तो किसी कारक की आवश्यकता पड़ती है। मतलब परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए जो उसको पहुंचा सके। पहुंचाने के लिए हवा भी काम कर सकता है, जल भी काम कर सकता है, या कोई जीव भी काम कर सकता है। तो हवा और जल तो निर्जीव है। तो सवाल क्या है कि परागकण के जो कारक होते हैं वो कैसे होते हैं? अजीवीय मतलब अबायोटिक, मतलब जिसमें जान नहीं है। एक जीवीय, जीवीय मतलब जिसमें जान है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परागन, परागन की क्रिया तो दोनों के कारण हो सकती है। जैसे कि मक्का के पौधों में परागन होता है वो हवा के द्वारा होता है, तो अजैविक कारक है। लेकिन सेमल, सेमल जिसको सिमर बोलते हैं या कदम बोलते हैं, कदम के पेड़ जो होता है उसमें परागन की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है। तो परागकण जो कारक होते हैं वो जैवीय भी हो सकते हैं, अजैविक दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, परागकण कारक होते हैं जैवीय और अजैवीय दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, प्राथमिक भ्रूणकोश, प्राइमरी एम्ब्रियो सैक केंद्रक होते हैं। आपको हम कल के वीडियो में समझाए थे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, द्विनिषेचन के बारे में, जिसका खोज नवास्चिन ने किया था। इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था उससे परागकण जब मिलेगा तो ये तो पहले से 2n टाइप का था क्योंकि इसमें 2 केंद्रक था, और इसका n जब आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? 3n। तो अगुणित का मतलब n नहीं होगा, द्विगुणित का मतलब 2n ये भी नहीं होगा, त्रिगुणित का मतलब 3n। यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कैसे होते हैं? त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड होते हैं, 3n के फॉर्मेट में रहते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं, परिपक्व द्विबीजपत्री, परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? मतलब एक द्विबीजपत्री है, परिपक्व है, मैच्योर है, तो इसमें द्विबीजपत्री में बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी? सवाल में ही बात छुपा है। द्विबीजपत्री में बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। द्वि मतलब 2, द्विबीजपत्री प्लांट है, उसमें बीज पत्र जो बनेंगे तो कितने होंगे? 2। अगर एक बीजपत्री पूछा जाता तो एक ही बीज बन सकता था। आप द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बारे में और कुछ जानिए।
जैसे हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा पादप एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है? जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, मतलब आवृतबीजी पौधे हैं, उन सभी को दो भागों में बांटा गया है। या तो वो एक बीजपत्री है, नहीं तो वो द्विबीजपत्री है। हम कैसे पता करेंगे कि कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है? इस बात को पता करने के लिए आपको दो चीज पर ध्यान देना है, या तो उसके जड़, नहीं तो उसके पत्ती। अगर उसका जड़ झकरा है, झकरा मतलब जाल नुमा है, तो वो एक बीजपत्री होता है। जैसे कि आप धान का जड़ देखे होंगे, धान के पेड़, आपने मक्का का पेड़ देखा, उसका भी जड़ तो फाइब्रस होता है, झकरा पतला पतला होता है, फाइब्रस। गेहूं का देखा होगा, तो ये सब एक बीजपत्री है। लेकिन आप आम का पेड़ देखे होंगे, कटहल का पेड़ देखे होंगे, लीची का पेड़ देखे होंगे, उन सब के जड़ मुसला जड़ होते हैं, तो वो द्विबीजपत्री है। वैसे द्विबीजपत्री जैसे चना आप देखे होंगे, चना तोड़ते हैं उसको तो दो बराबर भाग में बट रहा है, मतलब द्विबीजपत्री, बीज देख के ही पकड़ पकड़ सकते हैं। अगर आपको पत्ती देखना है तब भी पकड़ सकते हैं। पत्तियों के जो सीरा विन्यास होते हैं, जैसे कि ये पत्ती है, तो पत्ती के जो सीरा विन्यास होते हैं, अगर सीरा विन्यास जाल नुमा है, सीरा विन्यास अगर जाल नुमा है, इसका मतलब कि वो द्विबीजपत्री है। और यदि सीरा विन्यास समांतर है, समांतर मतलब कटा उटा नहीं है, तो वो हो जाएगा एक बीजपत्री। केला के पेड़ देखा होंगे, उसके सीरा विन्यास एक बीजपत्री के जैसे होते हैं। अगला सवाल, परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या, अभी कह रहा है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री के अंदर बीजपत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक ही तो होता है। एक बीजपत्री के अंदर बीजपत्र की संख्या एक, और द्विबीजपत्री के अंदर बीजपत्र की संख्या दो। उम्मीद है कि आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री समझ गए होंगे। जिसका जड़ जालनुमा है, क्या होगा? एक बीजपत्री। जिसका जड़ मोटा है, मतलब टैप रूट है, मतलब मुसला जड़ है, तो वो द्विबीजपत्री। आप पत्ती से भी पहचान सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। निषेचन के पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है? कि फल किससे बनता है? आपने पढ़ा होगा निषेचन पश्च घटना है, निषेचन के बाद क्या होता है? तो निषेचन के बाद जो फल बनता है वो बनता है अंडाशय से। अंडाशय जो होता है, अंडाशय वो बदल जाता है किसमें? फल में। बीजांड जो होता है वो बदल जाता है किसमें? बीज में। ध्यान रखना है कि बीजांड बदल जाता है बीज में, और अंडाशय बन जाता है फल में। अंड से कुछ नहीं होता, कि अंड से मतलब एग से जब शुक्राणु मिलेगा, मतलब परागकण मिलेगा, तब जाके भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बाद में जाके बीज बन जाता है। दलपुंज मतलब कोरला, कोरला झड़ जाता है, ठीक है। कैलिक्स और कोरला जो होता है वो अधिकांश फूलों में झड़ जाते हैं निषेचन के बाद, लेकिन कुछ में रह जाते हैं कैलिक्स। जैसे टमाटर में हरा हरा जो ऊपर लगा रहता है वो कैलिक्स है, भिंडी में, बैगन में बच जाता है, अधिकांश में झड़ के गिर जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। द्विनिषेचन जिसको डबल फर्टिलाइजेशन, कल के वीडियो में भी आया था, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? मतलब कौन वो वैज्ञानिक था जिसने डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था? तो डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया गया था नवास्चिन के द्वारा। नवास्चिन के द्वारा डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया गया था। लीलियम के पौधों पर उन्होंने खोज किया था इसका। मेंडल के बारे में आप जानते हैं, मेंडल, इस सवाल का सही जवाब तो होगा ऑप्शन नंबर सी। मेंडल के बारे में जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। मटर के पौधे का चुनाव किया था मेंडल ने, है ना। लिवेनहॉक द्विनिषेचन का खोज नहीं किया है। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। अगला सवाल, बिना निषेचन के, अगर निषेचन नहीं हुआ है, बिना निषेचन का मतलब निषेचन हुआ ही नहीं, फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर बिना निषेचन के कारण ही फल उत्पादित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर निषेचन के द्वारा हो रहा है तो निषेक फलन, लेकिन बिना निषेचन के हो रहा है तो अनिषेक फलन। जैसे जैसे केला, केला में निषेचन नहीं होता है फिर भी फल का निर्माण होता है, तो वो क्या होगा? अनिषेक फलन। ओके। सत्य फलन के बारे में, सत्य फल के बारे में आप जानते हैं, जिसका निर्माण अंडाशय, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसको बोलते हैं सत्य फल, और जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा और भी किसी अन्य भाग से हो जाता है उसको बोलते हैं असत्य फल, या उसको आभासी या मिथ्या फल भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अगला सवाल है, बहुभ्रूणता
पॉली एम्ब्रियोनी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि जब एक ही फल के अंदर, एक ही बीजांड के अंदर एक से अधिक बीज होते हैं, उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता। इसकी खोज किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के। जैसे आपने नींबू देखा होगा, फल एक है लेकिन बीज एक से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। और इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और नवासिन के बारे में अभी जस्ट हमने बताया आपको कि नवासिन डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। कौन से पौधा पर? लीलियम के पौधे पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम। अगर लैंगिक जनन होता है पुष्पी पादपों में तो इसका अंतिम रिजल्ट क्या निकलता है? अंतिम परिणाम क्या होता है? फल, बीज, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम होता है वो बीज होता है। क्या होता है? बीज। बीज बना मतलब लैंगिक जनन हुआ, बीज नहीं बना मतलब लैंगिक जनन नहीं हुआ। अगला सवाल, निम्न में से कौन आभासी फल है? आभासी फल, अभी हम चर्चा कर रहे थे सत्य फल के बारे में। आभासी फल को और भी, इसको मिथ्या फल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको मिथ्या फल भी कहते हैं, काल्पनिक फल भी कहा जा सकता है। तो कौन आभासी फल है? आभासी फल कहते किसको? पहले इसको समझिए कि जो आभासी फल होता है, अगर किसी फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य किसी भागों से हो जाता है, जैसे कि पुष्पासन से हो सकता है, तो वो कहलाएगा आभासी फल। अगर अंडाशय से हुआ, अंडाशय से अगर फल का निर्माण होता है तो उसको सत्य फल या यथार्थ या वास्तविक फल भी कहते हैं। अगर अंडाशय से निर्माण हुआ तो सत्य फल, अंडाशय के छोड़कर किसी भी भाग से हो गया तो उसको आभासी या मिथ्या फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपरोक्त सभी। स्ट्रॉबेरी पुष्पासन से, अखरोट पुष्पासन से, सेब पुष्पासन से। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी ऐसे हैं जो आभासी फल है, मतलब इन सब में से किसी का भी निर्माण अंडाशय से नहीं हुआ है, पुष्पासन से हुआ है। आपसे यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन ही खाया जाता है। ओके, अगला सवाल, कीटों के द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं। परागन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि परागन या तो स्व हो सकता है, मतलब अपने आप हो सकता है, जिसको स्व परागन बोलते हैं, और नहीं तो किसी कारक के द्वारा हो सकता है, जिसको हम पर परागन कहते हैं। तो अगर परागन की क्रिया कीट के द्वारा हो रहा है तो इस टर्म को एक नाम दिया गया है। अगर कीड़े मकोड़ों कीटों के द्वारा हो रहा है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा, एंटोमोफिली भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान रखना है, एंटोमोफिली। अगर कीट के द्वारा परागन हुआ, कीट के द्वारा हुआ तो एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑर्निथोफिली। अगर पक्षी के द्वारा हुआ तो ऑर्निथोफिली, पक्षी के द्वारा हुआ तो ऑर्निथोफिली, कीट के द्वारा हुआ तो एंटोमोफिली। अगर जल के द्वारा परागन हुआ तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। जल के द्वारा परागन हुआ तो हाइड्रोफिली। चैरेप्टेरोफिली, कहीं कहीं पे इसको काइरेप्टेरोफिली भी लिखा मिलेगा। अगर चमगादड़ के द्वारा परागन हुआ तो उसे हम काइरेप्टेरोफिली या चैरेप्टेरोफिली बोलते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर पक्षी के द्वारा हुआ तो ऑर्निथोफिली, अगर कीट के द्वारा हुआ तो एंटोमोफिली, जल के द्वारा हुआ तो हाइड्रोफिली, और यदि चमगादड़ के द्वारा हुआ तो चैरेप्टेरोफिली। अगला सवाल देखते हैं, परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है। परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित रहता है? हमने आपको ये इमेज बताया था कुछ देर पहले, आज ही, अभी ही कुछ देर पहले। इसमें जो 4 कॉर्नर बनता है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन चारों कॉर्नर पे क्या रहता है? परागकण, लघु बीजाणुधानी। क्या रहता है? लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सेमल। सेमल मतलब सिमर, जिसको गांव में सिमर बोलते हैं। सेमल में परागन किसके द्वारा होता है, मतलब किस जीव के द्वारा परागन की क्रिया होती है? चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। अभी हमने आपको समझाया था
सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो सेमल में जो परागन होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिमर का जो पेड़ होता है उसमें किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। इसके अलावा कदम के पेड़ में भी चमगादड़ के द्वारा ही परागन होता है। कदम के पेड़ में भी चमगादड़ के द्वारा ही परागन होता है। वायु के द्वारा अगर परागन होता है तो इस टर्म को दिया जाता है एनीमोफिली। जल के द्वारा परागन होता है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। पक्षी के द्वारा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और यदि चमगादड़ के द्वारा परागन होता है तो इस टर्म का नाम दिया गया है काइरेप्टेरोफिली या चेरोप्टेरोफिली। क्वेश्चन नंबर 25, आवृतबीजी पादप में, आवृतबीजी मतलब जिसके बीज के ऊपर कवर मिलते हैं, पादप में बीज के निर्माण के समय जब बीज बनता है उस समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। किसमें? हमने आपको समझाया था स्ट्रक्चर में, जो द्वितीयक केंद्रक था ये भ्रूणकोश बन जाता है, जिसको भ्रूणपोष बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, भ्रूणपोष बन जाता है। भ्रूण कौन बनता है? तो जो एग सेल होता है वो बन जाता है भ्रूण। मतलब जब परागकण से अभिक्रिया मतलब आपस में दोनों मैच कर जाता है तो बन जाता है भ्रूण। लेकिन जो द्वितीयक केंद्र कोशिका है ना, द्वितीयक केंद्र कोशिका वो बदल जाता है किसमें? भ्रूणपोष में, एम्ब्रियो सैक में बदल जाता है। अगला सवाल, यदि किसी पुष्प के परागकोश, परागकोश मतलब पॉलन सैक, एवं व्रतिकाग्र मतलब स्टिग्मा एक साथ परिपक्व मतलब मैच्योर हो जाए तो इसे कहते हैं, मतलब परागकोश और व्रतिकाग्र दोनों एट द सेम टाइम, दोनों एक समय पर अगर परिपक्व हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑप्शन इंग्लिश में दिया गया है। उसे बोलते हैं होमोगैमी। क्या बोलते हैं? होमोगैमी। आपका जो एग्जाम होगा उसमें बाइलिंगुअल सवाल रहते हैं। अगर हिंदी वाले में अगर आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो तुरंत आप इंग्लिश वाले सवालों का ऑप्शन देखें। अगर दोनों एक ही टाइम पर सेम टाइम पे परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए तो उसको बोलते हैं होमोगैमी। और यदि सेम टाइम पर नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डाइकोगैमी। उसको बोलते हैं डाइकोगैमी। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र एक समय में परिपक्व हो गया, होमोगैमी। नहीं हुआ एक समय में मतलब आगे पीछे हुआ तो डाइकोगैमी। उसमें अगर परागकोश पहले हो गया तो प्रोटेंड्री, और यदि परागकोश पहले नहीं हुआ तो प्रोटिजनी। ध्यान रखिएगा कि अगर सेम टाइम पे हुआ होमोगैमी, सेम टाइम पे नहीं हुआ डाइकोगैमी, और यदि सेम टाइम पे नहीं हुआ तो परागकोश पहले होगा, नहीं तो परागकोश बाद में होगा। तो अगर परागकोश पहले होगा तो प्रोटेंड्री, अगर परागकोश बाद में परिपक्व हुआ तो प्रोटिजनी। अगला सवाल, पर परागन लाभदायक है। पर परागन जो होता है वो यूजफुल होता है क्योंकि इसके 4 कारण दिए गए हैं, आपको सही कारण बताना है। इसके परिणाम है ऑप्शन ए, नर संतति का जन्म लेना। क्या पर परागन होता है तो हमेशा नर संतति ही जन्म लेता है? जरूरी नहीं है, मादा संतति भी जन्म ले सकता है। तो ये हमारा सही कारण नहीं हुआ। दूसरा, कमजोर संतति, मतलब जब पर परागन होगा तो क्या हमेशा कमजोर संतति जन्म लेगा? ये भी जरूरी नहीं है, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। श्रेष्ठ संतति बिल्कुल सही जवाब, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की संतति उत्पन्न होती है, इसीलिए पर परागन होता है। बीज का निर्माण तो सब में होता है, जिसमें स्व परागन होगा उसमें भी बीज का निर्माण होता है, जिसमें पर परागन होगा उसमें भी बीज का निर्माण होगा। तो ये भी सही कारण नहीं होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ संतति के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? मतलब 1000 परागकण है तो उससे पॉलन मदर सेल का संख्या कितना होगा? आप इतना ध्यान रखना कि एक परागकोश के अंदर जो 4 परागकण बनते हैं उसमें एक ही पॉलन मदर सेल होता है। तो 1000 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो जो आएगा वो संख्या हमारा पॉलन मदर सेल का होगा। तो 1000 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 250। भाग तो आता ही होगा सबको। तो 1000 में 4 से भाग देंगे तो 250, यानी कि पॉलन मदर सेल पराग मातृ कोशिका की संख्या कितना हो जाएगा? 250। इसी बेस पे दूसरा सवाल पूछ सकता है, यदि पराग मातृ कोशिका की संख्या 4 है, यदि पराग मातृ कोशिका की संख्या 4 है तो कितने परागकण का निर्माण होगा? तो गुना कर दो 4 से। अगर परागकण की संख्या पूछेगा 4 से गुना, अगर पराग मातृ संख्या की पूछेगा, पराग मातृ कोशिका की संख्या पूछेगा तो 4 से भाग।
तो इसका जवाब कितना हो जाएगा 16। लेकिन इस सवाल में कह रहा था कि कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा, तो 4 से भाग करेंगे 1000 में, तो 1000 में 4 से भाग करेंगे तो इधर 250। अगला सवाल, किसी परिपक्व परागकण में कितने नाभिक यानी कि न्यूक्लियाई होते हैं? जो एक परिपक्व परागकण होते हैं उसमें 2 ही नाभिक होते हैं। कितने नाभिक? 2। अभी बार बार हम ऐसा इमेज बना के आपको समझा रहे थे। कितने नाभिक? 2 नाभिक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, परागकण में मौजूद ऑक्सीन, ये एक हार्मोन है, किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागकण में जो ऑक्सीन शामिल रहता है वो किसके वृद्धि में मदद करता है, मतलब किसका विकास करता है? ऑप्शन एक में करें पराग नली, नहीं, अंडाशय, ये दोनों ऐसे हैं, दोनों का निर्माण कर, दोनों के विकास में मदद करता है ये ऑक्सीन। तो पराग, ध्यान रखना है आपको कि परागकण में जो ऑक्सीन रहता है वो पराग नली को भी विकसित करता है और अंडाशय को, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, टैपिटम, टैपिटम का क्या कार्य है? टैपिटम के बारे में आपने सुना होगा, जो सबसे परागकण की जो सबसे, परागकोश की जो सबसे भीतरी सतह होती है उसको बोलते हैं टैपिटम। और टैपिटम का काम होता है सुरक्षा, सबका काम होता है सुरक्षा देना, सब सारे लेयर्स का काम होता है। तो टैपिटम का मेन, इसमें सघन जीव द्रव्य भरा होता है और जिसके कारण उसे पोषण मिलता है परागकण को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण देना टैपिटम का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 32, वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प मतलब वैसे पुष्प जिसमें वायु के द्वारा परागन होता है। सामान्यतः होते कैसे हैं वो? तो जिसमें वायु के द्वारा परागन होगा उसमें कोई कीड़े मकोड़े, कोई जीव जंतु उसके आसपास नहीं जाएगा। तो वो कैसे? जैसे आपने तार का पेड़ देखा होगा, आपने मक्का का पेड़ देखा होगा, तो मक्का का जो ऊपर वाला जो फूल होता है उसका सुगंध होता है क्या? उसमें कोई सुगंध नहीं होता है, वो आकर्षक भी नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्यतः कैसे होते हैं? क्या वो आकर्षक हो सकते हैं? आकर्षक मतलब आप उसको देख के या फिर कोई जीव उसको देख के अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। छोटा, हाँ बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि वायु परागित पुष्प अगर छोटा नहीं होगा तो हवा के द्वारा उड़ के कैसे जाएगा? अगर उसमें ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा तो वजन के कारण उड़ नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो फिर उसके जो पॉलन ग्रेड होंगे वो नहीं जा पाएंगे मादा पुष्प के पास। तो वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे तो होते हैं, रंगहीन, मतलब उसमें कोई विशेष कलर नहीं होता है। अगर विशेष अट्रैक्टिव कलर आ जाए तो कीड़े मकोड़े देख के उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो छोटे भी होते हैं वायु परागित पुष्प और रंगहीन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब, बी एवं सी दोनों होगा। वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो छोटे और रंगीन होते हैं। आपसे 2 अंकों के सवाल में पूछे जा सकते हैं कि वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन बताइए कैसा होता है। तो आप लिख सकते हैं ये छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसमें कोई महक नहीं होता, ये गंधहीन भी होते हैं, इसमें कोई गंध भी नहीं होता है, चाहे अच्छा चाहे खराब, कोई भी गंध नहीं होता है। अगला सवाल, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल परागन मतलब जल के द्वारा परागन की क्रिया किसमें होती है? गौर से देखिए, जलकुंभी जलीय जीव है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। और ये जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो पानी में से ऑक्सीजन खींच लेता है, और जहां पे जलकुंभी हो जाएगा वहां पे जलीय जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ये खींच ले रहा है, शैतान का काम करता है ये। कमल, कमल का पेड़, कमल कीचड़ में भी खिल जाता है, कमल पानी में रहता है, लेकिन इसमें पानी के द्वारा परागन नहीं होता है, इसमें होता है कीड़ों के द्वारा। इसमें भी, जलकुंभी में भी कीट के द्वारा होता है परागन। और हमने अभी बताया था कि कीट के द्वारा परागन होता है उसको एंटोमोफिली कहते हैं। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, तो इसमें परागन होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन मतलब थैलेमस, इंग्लिश में इसे थैलेमस कहते हैं, खाया जाता है। हमने अभी आपको सत्य और असत्य फल के बारे में बताया था, जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य किसी भागों से हो जाता है उसको बोलते हैं असत्य फल। तो जिसका पुष्पासन खाएगा मतलब पुष्पासन से ही निर्माण हुआ होगा। तो पुष्पासन से बना था कौन? सेब, साथ में शरीफा भी,
शरीफा सॉरी पुष्पासन के बारे में, पुष्पासन केवल सेब का खाया जाता है। शरीफा शरीफा का जो खाने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मांसल भाग, एरील बोलते हैं। लीची का भी मांसल भाग ही खाते हैं, एरील ही खाते हैं। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष ही खाते हैं। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। आज की वीडियो के लिए इसमें इतना ही सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन मिलता है? जो परागकण होता है उसमें कौन सा विटामिन रहता है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है विटामिन बी रहता है। क्या मिलता है उसमें? विटामिन बी। परागकण से में जो विटामिन बी मिलता है इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है वेस्टर्न कंट्री में, या फिर हमारे यहाँ भी जो खिलाड़ी होते हैं, जो धावक होते हैं, जो ड्रिंक पानी जो पीते हैं उसमें वो उसमें परागकण की भी मात्रा दी जाती है जिससे उनको ज्यादा एनर्जी मिलता है, वो नॉर्मल पानी नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर लगा होगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका अगर आप टेलीग्राम पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम पर जुड़ के इस बोर्ड पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।